जून 2018 को छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के किशनपुर में रहने वाले चैतन्य साहू के घर में काम करने वाली त्यागी राणा रोज की तरह उस दिन भी सुबह 10 बजे के समय सफाई करने के लिए योग माया साहू के क्वार्टर पर पहुंची। लेकिन घर के मुख्य दरवाजे पर बाहर से ताला लगा देख काम वाली बाई त्यागी राणा को बड़ा अजीब लगा, क्योंकि अक्सर तो गेट पर ताला अंदर की तरफ से लगा रहता था और इस ताले की एक चाबी त्यागी राणा के पास भी रहती थी। इसलिए वो अपने पास वाली चाबी से गेट का ताला खोलकर अंदर चली गई। फिर उसने कमरे के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो दरवाज़ा खुल गया, लेकिन कमरे में कोई भी नहीं था। उसके बाद त्यागी राणा योग माया को आवाज़ लगाती हुई घर के आंगन में पहुंची, लेकिन आंगन में खून ही खून देखकर वह घबरा गई और वहां से चीखती चिल्लाती हुई बाहर की ओर भागी। वो सीधी स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद मितानिन हिरोंदी बाई साहू के पास पहुंची, क्योंकि योग माया उसी स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी करती थी। त्यागी राणा ने मितानिन को अपनी आंखों देखी, सारी बात बताई तो स्वास्थ्य केंद्र में मौजूद स्टाफ के सभी लोग तुरंत योग माया के क्वार्टर पर पहुंचे। लेकिन वहां का नजारा देखकर सभी चौंक गए, क्योंकि वहां योग माया साहू, पति चैतन्य साहू और उसके बड़े बेटे तन्मय की खून से लथपथ लाश आंगन में पड़ी हुई थी और दूसरे कमरे में छोटे बेटे कुणाल का खून से लथपथ शव चारपाई के एक कोने में पड़ा था। स्वास्थ्य केंद्र में खबर देने के बाद बाई त्यागी राणा वहां के सरपंच सुरेश खूंटे के घर पहुंच गई। सरपंच ने जब ये सुना कि चैतन्य के घर में 4 लोगों की हत्या कर दी गई है तो वो भी हैरान रह गए और फिर कुछ ही समय में यह खबर पूरे किशनपुर में फैल गई और देखते ही देखते सैकड़ों लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। सरपंच सुरेश खूंटे ने पिखौरा थाने के थाना प्रभारी को फोन करके इस घटना की सूचना दे दी। थाना प्रभारी रात भर ड्यूटी करने के बाद गहरी नींद में सो रहे थे, लेकिन जैसे ही सरपंच का फोन आया और उन्होंने इस घटना के बारे में बताया तो उनकी नींद उस गई और वो तुरंत अपनी पुलिस टीम के साथ घटना स्थल के लिए निकल गए। थाना प्रभारी ने घटना स्थल पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और फिर उन्होंने इस घटना की सूचना आला अधिकारियों को दी। इस हत्याकांड की सूचना मिलने के कुछ देर बाद एसपी संतोष सिंह, एएसपी संजय और एएसपी उदय किरण घटना स्थल पर पहुंच गए। पुलिस अधिकारियों ने वहां का मौका मुआयना किया और आंगन में फैला हुआ खून देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इस घटना को 3 या 4 घंटे पहले अंजाम दिया गया हो। योग माया, उनके पति चैतन्य साहू और बड़े बेटे तन्मय का शव तो एक साथ ही पड़ा था और उन शवों से थोड़ी दूर खून से सना हुआ एक फावड़ा भी पड़ा था और इससे ये तो साफ लग रहा था कि हत्यारों ने इसी फावड़े से हत्या की है। इसके बाद जब पुलिस ने घर की छानबीन की तो कमरे में लोहे की अलमारी खुली हुई थी और उसमें रखा सामान फर्श पर और बिस्तर पर बिखरा पड़ा था। ये सब देखकर यही अनुमान लगाया गया कि हत्यारे शायद चोरी की नीयत से घर में घुसे होंगे और जैसे ही उन्होंने अलमारी का लॉक खोलने की कोशिश की होगी तो घर के किसी सदस्य की आंख खुल गई होगी, जिसकी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया होगा। इसके बाद पुलिस ने इस घटना की सूचना मृतक चैतन्य के पिता बाबूलाल साहू को दी। वो तुरंत ही अपने बेटे चैतन्य के क्वार्टर पर पहुंच गए। बाबूलाल साहू साखरा में अकेले रहते थे। घटना से 2 दिन पहले ही यानी 30 मई 2018 की शाम करीब 5 बजे बाबूलाल साहू अपने बेटे, बहू और पोते से मिलने किशनपुर आए थे। 3-4 घंटे बच्चों के साथ बिताने के बाद वो रात में करीब 9 बजे साखरा वापस चले गए थे। एसपी संतोष सिंह ने बाबूलाल साहू से बेटे या बहू की किसी से कोई रंजिश या दुश्मनी के बारे में पूछा, तो उन्होंने किसी से रंजिश या दुश्मनी होने से साफ इनकार कर दिया और पुलिस को पता चला कि मोहल्ले में चैतन्य और योग माया का व्यवहार बहुत अच्छा था और क्योंकि वह दोनों स्वास्थ्य केंद्र में काम करते थे, इसलिए वह दोनों किसी के मुसीबत में होने पर दोनों पति पत्नी उसकी मदद करने उसके घर पहुंच जाते थे। इसलिए किशनपुर का हर एक बच्चा भी उनके व्यवहार से वाकिफ था। और जब ये इतने भले इंसान थे तो पुलिस ये नहीं समझ पा रही थी कि फिर इस वारदात को अंजाम किसने दिया। यानी इस केस की गुत्थी बहुत उलझी हुई थी और सबसे अजीब बात ये थी कि हत्यारों ने पुलिस को गुमराह करने के लिए इस घटना को लूटपाट का रूप देने की कोशिश की थी। यानी घर का सामान बिखरा हुआ तो जरूर था, लेकिन सारा सामान घर में ही मौजूद था।
रायपुर की फोरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन उनके हाथ भी कोई खास सफलता नहीं लगी। फिर लोगों से पूछताछ में पता चला कि रात में चीखने चिल्लाने की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन उन्होंने यह सोचकर इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि यहाँ पास में ही हॉस्पिटल है और पीड़ा के समय यहाँ अक्सर महिलाएं चीखती रहती है। हो सकता है कि कोई महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही हो। लोग आवाज सुनकर भी अपने घरों से बाहर नहीं निकले। पुलिस ने इस घटना की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाने के लिए एसपी संतोष सिंह ने एएसपी संजय द्रव के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया। इस सनसनीखेज हत्याकांड के खुलासे के लिए पुलिस हत्यारों की खोजबीन में छापेमारी कर रही थी और इस घटना के 3 दिन बाद यानी 3 जून की शाम को पुलिस ने शक के आधार पर किशनपुर के ही रहने वाले 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। लेकिन संदिग्धों से पूछताछ में जब कोई नतीजा नहीं निकला तो उन्हें छोड़ दिया गया। यानी जहां से जांच शुरू की गई थी, पुलिस फिर से वहीं आकर खड़ी हो गई थी। पुलिस मृतक पति चैतन्य और पत्नी माया की कॉल डिटेल्स की भी जांच कर चुकी थी, लेकिन उसमें कोई भी नंबर संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन इस घटना से साफ पता चल रहा था कि इसमें कोई अपना शामिल है, लेकिन आखिर वो कौन है? पुलिस उसका पता लगाने में जुटी हुई थी और जब पुलिस को कहीं से कोई भी सुराग हाथ नहीं मिला तो पुलिस ने 4 जून को उसी एरिया के मोबाइल टावर के संपर्क में आने वाले फ़ोन नंबरों की लिस्ट निकलवाई। हजारों मोबाइल नंबरों की लोकेशन ट्रेस की गई और फिर बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद उन नंबरों में से एक संदिग्ध नंबर सामने आया जो 30 और 31 मई की रात करीब 2:30 बजे घटना स्थल पर मौजूद था। फिर उसके बाद बड़ी तेजी से उस नंबर की लोकेशन बदलती रही और सबसे अजीब बात ये थी कि वो संदिग्ध नंबर चैतन्य साहू की कॉल डिटेल्स में भी पाया गया था। यानी वो एक ही नंबर दोनों जगह पर पाए जाने से वो नंबर शक के घेरे में आ गया। पुलिस ने तुरंत उस संदिग्ध नंबर की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि वो नंबर किशनपुर में ही रहने वाले धर्मेंद्र बहरा के नाम पर रजिस्टर्ड है। धर्मेंद्र बहिरा के बारे में पुलिस को पता चला कि धर्मेंद्र प्लम्बर का काम करता है और 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र बहरा को उसके घर से अरेस्ट कर लिया। इसके बाद एएसपी संजय ने उससे सख्ती से पूछताछ शुरू की और धर्मेंद्र से कहा कि अच्छा ये बताओ कि तुम साहू परिवार को कितने दिनों से जानते हो? धर्मेंद्र ने हाथ जोड़कर जवाब दिया कि साहब वो मेरे पड़ोसी थे, इसीलिए मैं उन्हें काफी लंबे समय से जानता हूँ। एएसपी ने फिर से सवाल किया कि तब तो उनके घर में तुम्हारी घर के अंदर तक बात होगी। धर्मेंद्र ने बताया कि नहीं साहब, उनके यहाँ मेरा कभी कभार ही जाना होता था। चैतन्य साहू एक बार मेरे पास प्लम्बिंग का काम कराने के लिए आए थे। एसपी ने अगला सवाल किया कि 3031 मई की रात में तुम कहाँ थे? उसने बताया कि सर मैं उस रात अपने घर पर ही था। अंधेरे में तीर चलाया कि जब तुम अपने घर पर थे तो तुम्हारा मोबाइल साहू के घर पर क्या कर रहा था? ये बात सुनकर धर्मेंद्र सन्न रह गया, लेकिन एसपी संजय ने उसके चेहरे के उठते रंग को भांप लिया था। लेकिन इस बार थाना प्रभारी दीपक चंद ने सवाल किया कि चलो अब सीधे मुद्दे पर आते हैं, ये बताओ कि तुमने साहू परिवार को कत्ल क्यों किया? धर्मेंद्र ने जवाब दिया कि साहब ये झूठ है, मैंने किसी को नहीं मारा है। एएसपी संजय और थाना प्रभारी दीपक चंद ये समझ गए थे कि ये आसानी से मानने वाला नहीं है। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र से कड़ाई से पूछताछ की तो वह पूरी तरह टूट गया और उसने यह स्वीकार कर लिया कि उसी ने साहू परिवार के 4 सदस्यों को मौत के घाट उतारा है। लेकिन अब सवाल यह था कि एक व्यक्ति 4 लोगों की हत्या इतनी आसानी से कैसे कर सकता है? और फिर धर्मेंद्र ने इस घटना की जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। आखिर धर्मेंद्र ने इस घटना के बारे में क्या बताया था और धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट कराने पर किन किन लोगों के नाम सामने आए थे, जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और समाज में हो रही ऐसी दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होते रहे ताकि आप भी सावधान रह सकें। आइए अब आपको बताते हैं इस घटना के बारे में।
पुलिस पूछताछ से पता चला कि महज चंद रुपयों के लिए उसने हंसते खेलते हुए पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। पूछताछ में पता चला कि 40 वर्षीय चैतन्य साहू मूल रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर का रहने वाला था और इसी जिले में आरंग की रहने वाली योग माया से उसकी शादी सन 2008 में हुई थी। शादी के बाद चैतन्य के 2 बच्चे भी थे। उनकी जिंदगी खुशियों से भरपूर थी। वह दोनों बच्चों की ठीक से परवरिश करने में लगे थे। शादी के 7 साल बाद चैतन्य की भी रायपुर के ओम अस्पताल में वार्ड बॉय की नौकरी लग गई थी। 3 साल तक उसने वहां नौकरी की और शादी के 8 साल बाद जुलाई 2016 में उसकी पत्नी योग माया की भी नौकरी स्वास्थ्य विभाग में लग गई। उसकी पहली पोस्टिंग जिले के किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में हुई थी, जिसके बाद से दोनों पति पत्नी अपने बच्चों सहित रायपुर को छोड़कर पिखौरा में रहने लगे। क्योंकि योग माया साहू को किशनपुर के उप स्वास्थ्य केंद्र में ही रहने के लिए क्वार्टर मिल गया था, फिर थोड़े ही समय में दोनों पति पत्नी ने अपने व्यवहार से किशनपुर के नागरिक को अपना मुरीद बना लिया। योग माया पीड़ित महिलाओं का बहुत ख्याल रखती थी। यही नहीं, तीमारदारों के बिलवाने पर वो दोनों पति पत्नी उनके घर भी पहुंच जाते थे और इसी उप स्वास्थ्य केंद्र के पास में ही 28 साल का धर्मेंद्र बहिरा भी अपने परिवार के साथ रहता था। उसके परिवार में माँ बाप और भाई बहन भी थे। उसकी अभी शादी नहीं हुई थी, लेकिन धर्मेंद्र मेहनत करने वाला इंसान था और वो एक अच्छा प्लम्बर था। लोग अक्सर उसे बुलाकर अपने घरों में काम करवाते थे। योग माया के यहाँ भी उसका आना जाना था और फिर एक दिन योग माया की क्वार्टर में पानी का नल खराब हो गया तो चैतन्य ने धर्मेंद्र के घर जाकर उसे क्वार्टर का नल ठीक करने को कहा तो धर्मेंद्र ने योग माया के क्वार्टर का नल ठीक कर दिया और उसके इस काम की मजदूरी 150 रुपये हुई थी। चैतन्य साहू ने उसे अगले दिन आकर पैसे लेने के लिए कहा तो धर्मेंद्र बिना कुछ बोले मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। अगले दिन फिर धर्मेंद्र अपनी मजदूरी के पैसे लेने चैतन्य के क्वार्टर पर गया। चैतन्य घर पर ही था, लेकिन आज भी उसने यह कह दिया कि पैसे शाम को आकर ले जाना क्योंकि मेम साहब अभी घर पर नहीं है और पैसे उन्हीं के पास रहते हैं। यह सुनकर धर्मेंद्र को बहुत बुरा लगा, लेकिन पड़ोसी होने की वजह से वह बिना कुछ कहे वापस लौट गया। उसके बाद ऐसे करते करते कई दिन बीत गए और चैतन्य हर दिन कोई ना कोई बहाना बनाकर धर्मेंद्र को घर से वापस लौटा देता था, लेकिन उसे पैसे नहीं देता था। और फिर चैतन्य ये बात कहने लगा कि मैं 50 रुपये के काम के 150 रुपये क्यों दूं? मैं 150 नहीं केवल 50 रुपये ही दूंगा। उसके बाद पैसों को लेकर चैतन्य और धर्मेंद्र के बीच विवाद बढ़ गया। इसके बाद धर्मेंद्र ने चैतन्य साहू को धमकी देते हुए कहा कि वो अपनी मजदूरी के 150 रुपये उससे वसूल करके ही रहेगा। चैतन्य ने भी कह दिया कि वह जो चाहे कर ले, लेकिन मैं 50 रुपये से 1 फूटी कौड़ी भी ज्यादा नहीं दूंगा। इसके बाद योग माया भी अपने पति के ही पक्ष में बोलने लगी। यानी मजदूरी को लेकर दोनों के बीच बात इतनी बढ़ गई कि धर्मेंद्र ने सोच लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो अपनी मेहनत के पैसे लेकर ही रहेगा। और धर्मेंद्र ने मन ही मन सोच लिया था कि उसे अब क्या करना है। उसने सोच लिया था कि चैतन्य साहू तो मजदूरी के पैसे नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन अब वो उससे कई गुना वसूल करेगा। दरअसल चैतन्य के क्वार्टर में आते जाते धर्मेंद्र उसके क्वार्टर के कोने कोने से परिचित हो चुका था, यानी उसे मालूम हो चुका था उसके घर में कहाँ कहाँ कीमती चीजें रखी है। और तो और उसे यहाँ तक पता चल चुका था कि चैतन्य की पत्नी योगमाया साहू के पास सोने और चांदी के कितने गहने हैं और वो गहने कहाँ रखे हैं। और फिर उसने अपनी मजदूरी के बदले गहनों को चुराने की योजना बनाई। योजना के मुताबिक 30 मई 2018 की रात धर्मेंद्र बहेरा चैतन्य साहू के सरकारी क्वार्टर में से पीछे के रास्ते से घुस गया। उसने अपने साथ एक फावड़ा भी ले रखा था ताकि मुसीबत के समय में वो अपना बचाव कर सके। फिर दबे पाव क्वार्टर में घुसकर उसने कमरे का मुआयना किया। उसने देखा कि सभी गहरी नींद में सो रहे हैं। फिर वो बीच के कमरे में रखी अलमारी के पास गया और अपनी मास्टर चाबी से अलमारी खोलने लगा। चाबी की आवाज सुनकर चैतन्य की नींद खुल गई। वो उठकर उस तरफ चला गया जिस तरफ से खटपट की आवाज आ रही थी, और जैसे ही चैतन्य कमरे में पहुंचा तो वहां धर्मेंद्र को देखकर चौंक गया।
लेकिन जब धर्मेंद्र की नज़र चैतन्य साहू पर पड़ी तो वो बुरी तरह से डर गया और इस बात से घबरा गया था कि अब उसकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, और इसी घबराहट में जब उसे कुछ समझ नहीं आया तो उसने फावरे से चैतन्य की गर्दन पर ताबड़तोड़ कई बार कर दिए। चैतन्य साहू चीखता हुआ फर्श पर जा गिरा। उसके नीचे गिरने की आवाज़ को सुनकर पत्नी योगमाया की भी नींद खुल गई और वो भी उसी कमरे में आ गई। फिर फर्श पर अपने पति को लहूलुहान पड़ा हुआ देखकर उसके मुंह से भी चीख निकल गई। धर्मेंद्र योगमाया को सामने देखकर घबरा गया और घबराहट में उसने योगमाया की भी गर्दन पर फावरे से ताबड़तोड़ वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बड़ा बेटा तन्मय भी उठकर उसी कमरे में आ गया और उसने धर्मेंद्र को पहचान लिया, लेकिन धर्मेंद्र ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद वो उन तीनों के शवों को घसीटकर घर के आंगन में ले गया। चैतन्य का एक और बेटा कुणाल अभी जिंदा था और वो कमरे में सो रहा था। धर्मेंद्र को डर था कि कुणाल उसे पहचानता है और अगर वो जिंदा बच गया और फिर उसने किसी को बता दिया तो उसे जेल जाना पड़ सकता है। यानी उस समय धर्मेंद्र की खोपड़ी ऐसी खराब हो चुकी थी कि वो इतना भी नहीं समझ सका कि जब गहरी नींद में सो रहे कुणाल ने उसे हत्या करते नहीं देखा तो वो उसके बारे में किसी को क्या बताएगा। और फिर पागल हो चुका धर्मेंद्र उस कमरे में जा पहुंचा जहां कुणाल सोया हुआ था। फिर उसने सोते हुए कुणाल पर भी फावरे से वार करके उसे भी मौत के घाट उतार दिया और उसके शव को उसी बिस्तर पर छोड़ दिया। उन चारों को मौत के घाट उतारने के बाद हैवान बन चुके धर्मेंद्र को होश आया तो चारों तरफ खून ही खून देखकर वह घबरा गया और फावरा वहीं आंगन में ही छोड़कर वहां से फरार हो गया। लेकिन अब उसे पछतावा हो रहा था कि क्रोध में आकर वह कितना बड़ा पाप कर बैठा है और चंद रुपयों के लिए उसने एक हंसते खेलते परिवार की दुनिया ही उजाड़ दी। लेकिन अब उसके पश्चाताप करने से क्या होने वाला था? अब जो होना था सो हो चुका था, यानी साहू परिवार की तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। फिर 5 जून 2018 को पुलिस ने धर्मेंद्र बहिरा को अरेस्ट कर जेल भेज दिया था। लेकिन चैतन्य साहू के पिता बाबूलाल साहू पुलिस की जांच से संतुष्ट नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने वकील राघवेंद्र प्रधान के माध्यम से कोर्ट में याचिका दाखिल कर दी और चैतन्य साहू के परिजनों ने पुलिस की बताई गई थ्योरी के अलावा कई बिंदुओं पर भी सवाल खड़े किए थे और फिर इस मामले की सुनवाई जज गौतम भादरी की बेंच में हुई। चैतन्य साहू के परिजनों ने ये आरोप लगाया था कि पुलिस इस मामले की जांच ठीक रंग से नहीं कर रही है और फिर सुनवाई के दौरान प्रथम बेंच जज गौतम भादुरी की बेंच ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच के आदेश दे दिए और परिजनों का ये भी कहना था कि 4 लोगों को इतनी बेरहमी से एक व्यक्ति कैसे मार सकता है। इसके बाद परिजनों के बढ़ते दबाव के चलते पुलिस ने आरोपी धर्मेंद्र का नार्को टेस्ट कराया, जिसमें उसने और भी 4 आरोपियों के नाम बताए। इसके बाद धर्मेंद्र के बयान के आधार पर पुलिस ने फूल सिंह यादव, गौरी शंकर केवन, सुरेश खूंटे और रामपुर के अखंडल प्रधान को भी अरेस्ट कर लिया था। यानी इस केस में पुलिस ने अब तक कुल 5 लोगों को अरेस्ट कर जेल भेज दिया और ये केस अभी भी कोर्ट में चल रहा है, यानी अंतिम फैसला आना अभी बाकी है। इस घटना को याद करके आज भी किशनपुर के लोग कांप जाते हैं, लेकिन इस केस की सबसे अजीब बात यह है कि हत्या की इस घटना के पीछे का सच आज तक भी एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।